बहुत स्वागत, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ बने हुए हैं आपके इस प्रोग्राम में। अब जरा बात कल होने वाली वोटिंग की कर लेते हैं। चौथे चरण का मतदान कल होना है। 10 राज्यों में कुल वोटिंग होगी और 96 सीटें जो हैं वो इस चुनाव में जारी हैं। कुल अभी तक जो वोटिंग पूरी हो चुकी है वो 283 सीटों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 543 में से 284 सूरत लेके कल 96 हो जाएंगी, तो कुल बचेंगी सीटें वो बचेंगी 164। मतलब कल के बाद आप मान लीजिए 2/3 लगभग चुनाव पूरा हो जाएगा। अब इसमें यूपी की 13 सीटें हैं और मैं वो मतलब इस लिहाज से भी हमको देखना चाहिए कि क्योंकि फ्रंट रनर इस चुनाव में बीजेपी को माना जा रहा है, तो उसके लिए ये फेज कितना क्रूशल है। यूपी की 13 हैं, बिहार की 5 हैं, एमपी की 8 हैं, महाराष्ट्र की 11 हैं, बंगाल की 8 हैं, तेलंगाना की 17 सीटें। ये सारे वो प्रदेश हैं जहां पर बहुत उम्मीद भाजपा को है अपने दम पर। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर है, यहां पर सहयोगियों के भरोसे है, लेकिन एनडीए के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश भी टीडीपी, पवन कल्याण दोनों साथ में हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन मैं आपको शुरुआत में पहले बताऊं कि सीटों की बात करें उससे पहले आपको 2 बयान सुनाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है चौथे फेज की वोटिंग से पहले। उन्होंने कहा कि आप 400 पार तो एनडीए को करा ही देंगे। जनता को वो कह रहे हैं कि आप लोग करा ही देंगे, मुझे यकीन है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात कही। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि जो शहजादे हैं कांग्रेस के, मतलब राहुल गांधी, इनकी जितनी उम्र है उतनी सीटें भी नहीं आ रही हैं। राहुल गांधी की उम्र है 54 और 54 ही सीटें चाहिए होती है विपक्ष का दर्जा लेने के लिए लोकसभा के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इस बार भी पिछले 2 चुनाव की तरह विपक्ष को मतलब आधिकारिक तौर पर विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा, इतनी सीटें नहीं आएंगी। मतलब 50 के नीचे नीचे कांग्रेस पार्टी रहने वाली है, ये दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसका और पाकिस्तान का डीएनए एक है, तो वो पाकिस्तान को ले आए हैं इस चुनावी नैरेटिव में। मोदी और योगी दोनों की बात सुनिए। भाजपा एनडीए को तो 400 पार आप करा ही देंगे, लेकिन इस चुनाव में लिख के रखिए, ये कांग्रेस के जो शहजादे हैं ना, ये कांग्रेस के शहजादे, उनकी जितनी उम्र है कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलने वाली है। आप सोचो, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उनके समय भूखों मरते थे और उनकी बीमारी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कहा, तो पाकिस्तान में भी लोग भूखों मरने लगे, मर रहे हैं ना। और मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी आबादी पाकिस्तान की है उससे बड़ी आबादी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। जब 7वें चरण में वोट पड़ेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। ये चुनाव 2024 का या हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये ऐसा चुनाव है जहां जनता ने अपने आप हाथ में चुनाव ले लिया है और जनता मन बना करके बैठी है कि इस बार ये डबल इंजन वाले बचने वाले नहीं हैं। अब जनता मोदी जी को 400 पार देने वाली है या जो अखिलेश यादव कह रहे हैं इंजन डिरेल करने वाली है, अभी तो 4 जून को पता चल जाएगा हमें। लेकिन दावों में कोई कमी नहीं है दोनों तरफ की। तो एक बार जरा, क्योंकि डेटा रहता है बहुत सारा समीर जी के पास चुनाव का। सर, कल यूपी में कितनी सीटों में चुनाव हो जाएगा? 13 हो गई, 26 सीटों पर हो चुका है। अगर 13 सीटों को पकड़ लेंगे तो 80 में से 39 सीट हो जाएगा। कल 39 में पूरी हो जाएंगी, मतलब लगभग आधी सीटें हो जाएंगी। ठीक है, 80 में से 39 सीटों पे कंप्लीट चुनाव हो जाएगा कल। बीजेपी के लिहाज से देखें तो ये फेज कितना इंपॉर्टेंट है?
मुझे लग रहा है सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सब जीती थी, जितनी 13 सीटें हैं ये सारी लगभग यूपी के अलावा यूपी हो गया, बिहार की 5 हैं, ये भी भाजपा की हैं। 40 सीटें जो है 40 से थोड़ी सी ज्यादा बीजेपी ने इस पूरे अगर ये सीटें देखेंगे उसमें से जीती। 96 में से लगभग 40 बीजेपी की सीट, 40 से थोड़ा ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो लिहाज से मतलब बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट हुआ ये फेज। यूपी की बात जरा हम लोग कर लेते हैं। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज अखिलेश यादव का, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। क्या रिपोर्ट 13 सीटों की हर्षवर्धन जी? सब भाजपा की सीटें हैं, सारी भाजपा की हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी को बढ़त है, उसके अलावा जितनी सीटें हैं सब में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति है, अच्छा करेगी और मुझे लगता है कि जीत में कोई बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो अब जो कल मिलाकर के 39 सीटों पर वोटिंग हो 39 जाएगी, सीटों पर हो जाएगी। क्या आपके हिसाब से बीजेपी का स्कोर चल रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब इसमें अगर देखें तो 36 के आसपास सीटें बीजेपी जीती। 39 में से 36 भाजपा की चल रही है। कन्नौज की सीट जो है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इस बार जो है मुकाबला नहीं है। बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे दे रखा है, उसके बाद 2 कैंडिडेट जैसे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का एक कैंडिडेट है या फिर भारतीय कृषक दल का जो कैंडिडेट है, ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कुछ कुछ वोट काट रहे हैं वहाँ। अखिलेश हार सकते हैं? हारने का मुश्किल हो सकता है, मतलब जब हारने का तो तब कहा जाता है जब एकदम साफ हो कि अच्छा ये यहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर मुकाबला पहले होता था कि समाजवादी पार्टी के सामने टिकते नहीं थे लोग, पर यहाँ पे इस बार जिस तरह की लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह से बीएसपी ने कैंडिडेट दे दिया, वहाँ पे थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं। नहीं, अब ये कन्नौज की सीट भाजपा की सीट है, ये भी पिछली बार भाजपा यहाँ से जीती थी। सुब्रत पाठक डिम्पल यादव को हराया था भाई, तब सपा बसपा एक थी, इस बार तो अलग अलग है। 2 चीजें समझिए, एक तो ये कि सुब्रत पाठक ने कन्नौज में हराया, उन्होंने दूसरा प्रत्याशी देना तय किया, उसके बाद उनको लगा कि नहीं कोई भी और लड़ेगा तो ये सुब्रत पाठक आसानी से जीत जाएंगे। अखिलेश यादव उसके बाद आते हैं और देखिए कन्नौज में जो दलित मतदाता है वो पूरी तरह से बदल चुका है। यही कन्नौज इत्र के मित्र वाला ही इलाका है, यहीं से असीम अरुण जो आईपीएस ऑफिसर थे फिर वो भी यहाँ से विधायक हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा इलाका है उसका जातीय सामाजिक समीकरण बदला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत, क्योंकि दलित भी उतने ही हो गए हैं जितने मुस्लिम मतदाता है वहाँ। 2.5 लाख जो है वो मुस्लिम मतदाता है, 2.5 लाख अखिलेश यहाँ आए ही इसलिए कि वरना ये सीट को भारतीय जनता पार्टी ही जीतती, उसमें कोई भ्रम नहीं। अखिलेश के आ जाने भर से कितना असर पड़ेगा? देखिए उसके पीछे बड़ी वजह है, ये पूरा इलाका जो है जिसको हम कहते हैं ना, जैसे हम मैनपुरी कहते हैं वैसे कन्नौज सीट है, यहाँ करीब करीब 10 साल ये सांसद रहे, 2010 से 12 अखिलेश यादव। यहाँ बहुत से काम उनके और उनके जिसको हम विरासत की बात करते हैं तो मुलायम सिंह यादव के, उससे बहुत से लोगों का जुड़ाव है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो वाला समीकरण दोबारा बन पाएगा, तो मुझे लगता है थोड़ी मुश्किल है। लेकिन जब बड़ा नेता होता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक विरासत वाला परिवार है, तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ जरूर पड़ता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि कल 39 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी, भाजपा 36 पर उनको आगे दिखती है, जीत के करीब दिखती है। आपका? मुझे लगता है कि 45 सीटों के आसपास भाजपा कहीं ना कहीं नहीं 39 पर कल वोटिंग पूरी होगी यूपी में। यूपी में मैं ओवरऑल मैं यूपी का पूछ रहा हूँ फिलहाल आपसे। यूपी में आपको लगता है एक तरफा मामला है जैसा वो कह रहे हैं? नहीं, मुझे अभी भी यूपी में लगता है कि 65 से 70 सीटें टोटल मैं बोल सकता हूं, ओवरऑल 65 से 70 सीटों के आसपास बीजेपी रहेगी। प्रोफेसर साहब, यूपी और कन्नौज? मुझे लगता है कन्नौज के बारे में तो अभी तक के जितने आकलन हैं मैं उस सारे आकलन से सहमत हूं, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल जो आंकड़ा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2-4 सीटों का ही नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं 80 में बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली बार की 62। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी 70, 72, 73, 74 इन्हीं के बीच में, 75 से 70 के बीच में आकर के टिकेगी अपने गठबंधन के साथियों के साथ। तो अभी अखिलेश यादव के दावा आपको बिल्कुल हवा हवाई लग रहा है? मैं देखिए अखिलेश यादव, अब देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि चुनाव में जाती है और मंच से यदि कोई भाषण दे रहा है तो आपने किसको सुना है कि वो कहेगा कि मैं हार रहा हूँ? जब आप पिछली विधानसभा में जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी वो कह रहे थे कि वो जीत रहे हैं। नहीं, जैसे लोकसभा चुनाव की बात करें, इन्होंने इतना माना था एक बार मेरे इंटरव्यू में कि भाजपा 60% वोट लेती है तो हमारा मुकाबला उससे है, तो मान रहे थे कि बहुत कठिन है। देखिए आज के दिन में भी यदि हम 2019 का भी चुनाव देखें तब भी भारतीय जनता पार्टी 232 सीटें ऐसी थी जिस पर 50% से ज्यादा थी उसकी सीटें। लेकिन वहां भी ये लोग कह रहे हैं कि अब आपको देखिए कल कम से कम केजरीवाल ने उसको थोड़ा सा ईमानदारी, जेल से आने के बाद थोड़ी ईमानदारी बरती। उन्होंने कहा कि देखिए 220-25 के आसपास। राहुल गांधी तो 150 बता रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है 175 बता रही थी। वो भी तब जब अगर ईवीएम में
का खेल नहीं हुआ मैंने तो? फिर कहा कि ये तो देखिए, ये जब चुनावी कई बार होता क्या है कि जब ये ऐसी बातें बोल देते हैं तो इस पर आपके भी अपने लोग विश्वास नहीं करते हैं। आज के दिन में कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है, एक भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है। ऑपोजिशन का भी, अपोजिशन का भी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, व्यक्तिगत बातचीत में आप पूछिएगा। लेकिन यदि आप ऐसे सार्वजनिक मंचों से उनसे आप बात करेंगे तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी तो, नरेंद्र मोदी तो बाहर जा रहे हैं। ऐसे कहने वाले कौन? बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोगों की जो इच्छा है, बहुत संस्थाओं की जो इच्छा है, वो सब उद्गार उनका प्रकट हो रहा है, प्रस्फुटन हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो सूद के साथ, वो ब्याज के साथ जो है उसका हिसाब जरूर करेंगे। चलिए ठीक है। कन्नौज को लेकर सर मुझे लगता है कि कन्नौज 1999 से मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद रहे, उसके बाद अखिलेश यादव सांसद रहे, लेकिन 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भी डिम्पल यादव से 20,000 वोटों से जीती है वहां पर कन्नौज के अंदर। और 2019 का अगर आप देखेंगे तो सुब्रत पाठक ने 10,000 या 12,000 वोटों से हरा दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर डिम्पल यादव मुख्यमंत्री की पत्नी सिर्फ 20,000 वोटों से कन्नौज से जीती तो 2014 में, तो ये बहुत आसान लड़ाई नहीं रहेगी। आसान नहीं है। अब वहां पर डिलिमिटेशन के बाद थोड़ा सा बदला भी है। जिस हिसाब से योगी ने वहां काम किया, और आप देखिए 6 में से 5 विधानसभा तो इनके पास है आज की तारीख में, भाजपा के पास है। वहां पर सिर्फ एक अगर देखोगे ना समाजवादी पार्टी के पास है। तो बहुत आसान नहीं है अखिलेश यादव के लिए कि वो सोच रहे हो कि मैं कन्नौज गया और जीत जाऊंगा। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव बहुत मुश्किल की फाइट में चले गए हैं, अब उन्हें इससे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। और अभी कल अमित शाह जाने वाले वहां पर, अभी वहां पे मोदी की रैली होगी, योगी वहां पे डेरा डाल रहे हैं। अमित शाह जी आज रायबरेली में उसकी बात करेंगे आगे। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि कन्नौज यूपी में अभी 39 में आपको क्या स्कोर देता है? सुनने में मुझे लग रहा है कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है ओवरऑल। अभी तक जो फेज हुए, चौथा फेज अगर पकड़ लेंगे तो अच्छा, ये बाकी भारतीय जनता पार्टी सारी जीत रही है। सौरभ जी, ऐसा उड़ती उड़ती खबर है कि जो रायबरेली से राहुल गांधी लड़ना नहीं चाहते थे, संभवतः अखिलेश वगैरह से जब बात हुई तो कहा कि आप भी लड़िए। सही बात है, ऐसा ही बताया जा रहा है कि वो यूपी से लड़ना ही नहीं चाह रहे थे। हाँ, वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन ये शर्त भी रखी कि आप भी यदि लड़ेंगे तो माहौल बनेगा, उसका हमें भी फायदा मिलेगा। मालूम है। अब कितना इसमें सच्चाई है मुझे नहीं मालूम है, तो सच है, लेकिन हवा में ये बातें हैं, बातें तो सारी आई थी। ये नहीं कि दोनों राहुल गांधी मैंने दोनों निपटना चाहते हैं, लड़े को मजबूर किया लड़ने बिल्कुल, एक दूसरे को मजबूर किया। और ये मतलब इसको कहते हैं ना कि चलो थोड़ा हिम्मत करके चलते हैं। इसको ऐसे मान लीजिए ना कि बाहर अंधेरे में डर लग रहा हो तो हाथ पकड़ के चल दिए, इस टाइप से मामला है। मतलब गंभीरता से मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप जरा समझिए ना। मैं तो कहता हूं 13 सीटों के नाम लीजिए, मैं आपको बताना शुरू करता हूं। आप 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख के नीचे कहीं जीत हार का अंतर नहीं है। आप जितनी भी सीटों, कन्नौज में 12,000 से सुब्रत पाठक तब जीते जब सपा बसपा दोनों एक थे। और उसके अलावा सारी सीटों पर मिश्रिक हो, धौरहरा हो, सीतापुर हो, खीरी हो, जिस टेनी वाली सीट है, टेनी वाली सारी सीटों पर 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख से नीचे कहीं जीत का अंतर टेनी को भी कोई चैलेंज नहीं। और टेनी ज्यादा मतों से जीतेंगे, इसको आप समझिए। जब वहां पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी यही कहा जा रहा था, और उससे ज्यादा मतों से जीते थे। तो ये जितनी 13 सीटें हैं उसमें कन्नौज निकालिए, सब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है। और राज्यों की बात हम कर लेते हैं। महाराष्ट्र की रिपोर्ट ले लें पहले एक बार समीर जी से। नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, बीड़। महाराष्ट्र का मूड कई लोग नहीं पकड़ पा रहे अभी, क्या है? नहीं, मुश्किल तो है इसमें, क्योंकि पहली बार चुनाव हो रहा है, दोनों पार्टियां टूटने के बाद तो बड़ा मुश्किल है कि वोटर कैसे शिफ्ट होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई बहुत तकलीफ आने वाली नहीं है। और मुझे लग रहा है अभी जो महाराष्ट्र के अंदर चौथे चरण में 11 सीटों में मतदान हो रहा है, तो इसमें ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ है। अब एकनाथ खड़से जो जहां पर उनकी बहू को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद पवार के साथ चले गए थे, वो देवेंद्र फडणवीस से नाराज हो गए। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में लौट कर आ गए, तो जलगांव में भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा मिलेगा। बात करते हैं सर इस पर एक बार। सर, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रोड शो कर रहे हैं। बैरकपुर के सांसद, नाम एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया, ये है अर्जुन सिंह भाजपा से जीते। ओरिजिनली टीएमसी के थे, भाजपा में आए, फिर टीएमसी में गए, भारतीय जनता पार्टी में आए, जीतने के बाद फिर टीएमसी में चले आए, फिर भारतीय। जरा तस्वीरों पे बात करें सर, तस्वीरों पे बात कीजिए जरा। मुस्लिम इलाके से भी गुजर रहे हैं, मस्जिद है सामने, मुस्लिम लोग भी वीडियो बना रहे हैं मोदी का। अर्जुन सिंह का बड़ा वहां मजबूत है। और एक बात मैं बता दूं, वो जब लौट के गए थे ना, तो टीएमसी की जो प्रेशर टैक्टिक्स होती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता किस तरह से लोगों को दबाव बनाया जाता है। और
एक बड़े नेता ने मुझे कोलकाता में बताया कि अर्जुन सिंह के सामने और कोई विकल्प ही नहीं था। वो तो जब चुनाव आया तो उनको फिर से साहस आया कि चलो ठीक है, हम बात करते हैं, लड़ते हैं। और जो लोग कहते हैं ना, जो शुभेंदु की बात करते हैं, दरअसल शुभेंदु उस तरह की लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर होते हैं। और इसीलिए वो कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से जो पहले नेता रहे हैं, जो उस तरह की सारी राजनीति करते हैं, जिसको बाहुबल की, धन बल की, स्थानीय दबाव की, उसको भी वो करते हैं। क्या कह रही है बंगाल का मूड, क्या बता रही है राहुल जी? देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, उसमें काफी थोड़ी मुश्किल सीटें हैं। बहरामपुर सीट है। किसके लिए मुश्किल? बीजेपी के लिए। ओके। बहरामपुर की सीट है, आपको पता है अधीर रंजन चौधरी की सीट है, वो वहां से लड़ते हैं। बहरामपुर का एक चुनाव है, उसमें ये बात जरूर है कि बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी के सामने पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट है टीएमसी का। कभी मुस्लिम कैंडिडेट उनके खिलाफ लड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन बहुत लगभग ज्यादा, मतलब सभी विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी टीएमसी से ऊपर रहेगी बंगाल में। ये तो है। देखिए, ये बात बिल्कुल है कि बीजेपी के लिए इस बार जहां सीटें बढ़ने का जो एक जगह है वो जरूर बंगाल है। पर अगर आप उसकी कृष्णानगर जैसे अब सीट है, महुआ मोइत्रा की, वो ऐसी सीटें इस बार मैं इस फेज की सीटें की बात कर रहा हूं। उसके बाद आसनसोल की सीट है, पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा जीते थे टीएमसी के, इस बार भी वो चुनाव में यहाँ पे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है लड़ाई तो कड़ी है टीएमसी बीजेपी इस फेज में थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज पश्चिम और राज्यों की, बिहार की हम लोग बात करेंगे, मध्य प्रदेश की सीटें उसकी बात करेंगे, उड़ीसा की 4 सीटें। उड़ीसा में बड़ा कमाल की जो है वाक युद्ध जो चल रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और नवीन पटनायक के बीच में। नवीन पटनायक उतना नहीं बोल रहे, मोदी बहुत हमला कर रहे हैं उनके ऊपर। उड़ीसा से बहुत उम्मीदें हैं बंगाल की तरह बीजेपी को। उसकी बात भी होगी आगे। अमित शाह रायबरेली में, जहां से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वहां आज उन्होंने वहां पर कैंपेन किया, उनकी बात आपको सुनवाऊंगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कहानी कुर्सी की, लौट रहे हैं जल्द।